Hello, many good morning to all of you. Fam Academy आरंभ बैच. It's been I think 12th lecture. आपकी आरंभ बैच का 12वां लेक्चर आ चुका है. हम लोग मोस्टली कंप्लीशन के तरफ आगे बढ़ रहे हैं. आपका कोर्स आई थिंक बिज़नेस स्टडीज़ का कंप्लीट हो चुका है. इकोनॉमिक्स का आज ख़त्म हो जाएगा. मुनीर सर आज आपको लास्ट लेक्चर दे देंगे. कुछ टेक्निकल एरर हुई थी, उसके वजह से हम लोग यस्टरडे दूसरा लेक्चर अपलोड नहीं कर पाए. आपका स्टैटिस्टिक्स ख़त्म हो चुका है. अकाउंट्स आई एम ट्राइंग कि आज ख़त्म हो जाए आपका. ठीक है. इंग्लिश बचेगा. इंग्लिश हम लोग स्टार्ट कर देंगे जैसे ही हमारा अकाउंट्स ख़त्म होगा. पैरेलली मैंने इसलिए नहीं स्टार्ट किया क्योंकि शायद से कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से कोई टॉपिक हमारा रह जाए और वो फिर एक्सप्लेन करना, कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ भी रहना नहीं चाहिए. दैट्स वाई मैंने अकाउंट्स को फुल फ्लेज पहले ख़त्म कर दिया है. राइट. अबाउट टू दैट मैं आपको बताऊं, आपका एलआर का लेक्चर भी आई थिंक लॉजिकल रीजनिंग का आज या कल में अपलोड हो जाएगा और वो भी आपको अच्छे से जिस तरह से कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है रादर देन दी अमाउंट विच इज़ मैंशन्ड इन द MCQ. राइट. क्योंकि MCQ तो किसी भी तरह से डिज़ाइन हो सकते हैं. इट्स अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन. बट व्हेन योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को ईजीली क्या कर पाओगे, फेस कर पाओगे. राइट. इसके अलावा मैं आपको बोलना चाहूँगी वी आर हैविंग टेस्ट सीरीज़, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ एट आवर प्रीमाइस. ठीक है. व्हाट्सएप के ऊपर आप सबको लोकेशन के साथ मैंने दिया था कि हमारा लोकेशन कहाँ पर है. ठीक है. मैं आपको फिर से यहाँ पर बता रही हूँ कि मैं अगेन व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाल रही हूँ मेरा लोकेशन टुडे, जिससे ऑफलाइन जिसको भी टेस्ट सीरीज़ में इंटरेस्टेड है, ठीक है, मेरे हिसाब से आप जितने भी ये सब देख रहे हो ना लेक्चर, प्लीज़ कम आप देखिए कि आपको कितना आ रहा है. ठीक है. आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रही है तो वेल एंड गुड, बेस्ट है. अगर फिर भी आ रही है, ठीक है, तो वी आर हियर. आपको हम लोग टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, आपको उसके आंसर्स के साथ हम लोग आंसर की देंगे, आपके मार्क्स देंगे, आपको पता चलेगा कि आपका लैग कहाँ पर हो रहा है. राइट. दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का. दे आर अप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट्स लाइक एनीथिंग. राइट. उन्होंने हमको इस तरह से बताया कि मतलब ये लेक्चर्स जो हमारे हैं उनको बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं. जहाँ पर उनके कॉन्सेप्ट कुछ डाउन जा रहे थे ना, दे आर वेरी गुड. ठीक है. अभी उनका है ना वो कॉन्सेप्ट पक्के हो गए हैं. राइट. कुछ बच्चों को जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है वो सामने से हमको कॉल करके मैसेज करके हमको टॉपिक वाइज जो भी उनके डाउट्स है वो पूछ रहे हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग सामने से इतना कर रहे हो, पूछ रहे हो. राइट. हम लोग यहाँ पर 9 to 12 हमारे प्रीमाइस पर, ठीक है, हमारी 3 बेस्ट फैकल्टीज़ में से एक तो वहाँ पर मौजूद होता ही है आपकी हेल्प के लिए. तो किसी को भी अगर ऑफलाइन आकर मिलना है, कुछ डाउट है, एडमिशन के लिए कुछ पूछना है, सो वी आर वेलकमिंग देन ऑल 9 to 12 AM. हर रोज़ हम लोग बैठते हैं, इवन ऑन संडेज एज वेल. राइट. तो आपको क्या करना है, ऑफलाइन सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ जो हम लोग देने वाले हैं उसके लिए आपको एनरोल करना है. उसके लिए मैं गूगल फॉर्म की लिंक आज आपको दे दूँगी. ठीक है. और आपको क्या करना है, वो गूगल फॉर्म को फिल करना है. गूगल फॉर्म को फिल करोगे तो हम लोग को पता चलेगा कि आप लोग की इतनी अटेंडेंस होने वाली है. तो हम लोग अकॉर्डिंगली सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे. अकॉर्डिंगली हम लोग अदर जो भी आपको नेसेसिटी है फॉर द टेस्ट वो हम लोग प्रिपेयर कर पाएंगे. राइट. सो दिस इज़ फॉर यू ओनली. राइट. आइए टेस्ट दीजिए, खुद का इवैल्यूएशन कीजिए कि जिससे आप अगर एग्ज़ाम के अंदर जाकर बैठो ना तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल का हो, अबाउट द स्काई. राइट. सो आई एम ट्राइंग इन दैट डायरेक्शन. हमारी टीम उस डायरेक्शन में काम करेगी कि जिससे आपका टेस्ट टाइमली कंडक्ट हो और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके. राइट. दूसरा मैं आपको बताऊं,
अकाउंट्स का मोस्टली आज ख़त्म हो जाएगा आपका। तो जैसा 20 तारीख का हम लोग ने लेके रखा है टारगेट कि 20 तक हमारा पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा मान कर चलिए, दिस टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। आपको क्या करना है, आपका 11th और 12th का जो भी बेस है ना आपका, ठीक है, आपको इस वाले लेक्चर्स के साथ कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको और कुछ ऐड ऑन करना है, लाइक ऐड ऑन्स, तो आप हमको फ़ोन करके पूछ सकते हो कि ऐड ऑन के लिए हम लोग को कौन सा मटेरियल प्रेफर करना है। और आप क्या कर सकते हो, आपके जो नोट्स हैं ना उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। लाइक आपको MCQ ही आने वाले हैं, ठीक है। तो वो क्या है, आपकी जो नोट्स है ना, पुरानी नोट्स आपके क्लासेस में से दी होगी, आपके स्कूल में से दी होगी, वॉटएवर, तो आप उसको ना एक बार गो थ्रू कर लो। तो क्या रहेगा, यू वुड बी मोर कॉन्फिडेंट। तो ये मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि ज़रा भी है ना अपनी प्रिपरेशन को लूज़ मत करने दीजिए। हर रोज़ पढ़िए, हमारे लेक्चर्स को 2x की स्पीड पर देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे बच्चे हम लोग को कॉल कर रहे हैं तो आप भी कीजिए, ठीक है। आइए हमारे पास ऑफलाइन बैठिए। अगर हमारे प्रीमाइस पर आकर आपको प्रिपरेशन करनी है, वी आर वेलकमिंग यू ऑल टू देयर ऑल्सो, राइट। तो दिस इज़ ओपन फॉर ऑल ऑफ़ यू। वडोदरा में मांडवी एरिया के अंदर, बिल्कुल सिटी एरिया के अंदर हमारा क्लास लोकेटेड है, जिससे क्या होगा, आपको फैम अकेडमी के अंदर सारी सहूलियत के साथ आप पढ़ भी पाओगे, राइट। सो दिस इज़ माई एफर्ट्स टुवर्ड्स योर एकेडमिक्स, राइट। तो इस तरह से होगा। गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी जिसको आपको फिल करना है फॉर द टेस्ट सीरीज़, राइट। वो हम लोग पूरा का पूरा इंग्लिश में कंडक्ट करेंगे, आपको वो भी बता दूं, इंग्लिश में पूरा का पूरा कंडक्ट होगा। गुजराती मीडियम वाले बच्चों को ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग ने जिस तरह से पढ़ा है ना, अगर आपने उस तरह से पढ़ा है, यू कैन डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स, ठीक है। एक्सीलेंट मार्क्स लेकर आप आ जाओगे। लेकिन जिस तरह से पढ़ा है ना उस तरह से पढ़ो, ठीक है। पढ़ना तो पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर 100-200% भी एफ़र्ट्स दे देंगे। लेकिन अगर आपका एफ़र्ट्स किसी भी जगह पर लैगिंग में है ना, तो समझ लीजिए कि वो नुकसान आपका है, ठीक है। हम लोग रात दिन बैठकर यहाँ पर आपके लिए क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट यू टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। आपके करियर के अंदर आप कुछ ऊंची बुलंदियों पर पहुँचो, इसके लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। लेकिन एफ़र्ट्स आपको देने पड़ेंगे, राइट एवरीवन, ठीक है। इसके साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, रिजर्व्स एंड प्रोविज़न्स, ये मेरे को आपको पढ़ाना बाकी था। इसके अंदर से इस वाले टॉपिक्स के आई एम एक्सपेक्टिंग 1 एटलीस्ट 1 एंड मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स, इससे ज़्यादा इसके अंदर से नहीं आएगा। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होगा तब इजीली कोई भी क्वेश्चन आएगा, इसको क्या करोगे, मतलब इजीली आप अटैम्प्ट कर पाओगे, ग्रेट। उसके बाद मैं आपको रेशियो एनालिसिस के नोट्स दूंगी, उसमें जो इम्पॉर्टेंट रेशियो है उसका मीनिंग समझाकर आई वुड ट्राई कि आप क्या करो, उन सारे रेशियोज़ को एक बारी गो थ्रू कर लो। और फिर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पूरे MCQ बुकलेट में जो MSU ने दिया है उसमें एक भी मेरे को नहीं मिला फॉर दिस रेशियो एनालिसिस। लेकिन मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगी कुछ इम्पॉर्टेंट रेशियोज़ के ऊपर, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। तो रिजर्व्स एंड प्रोविजंस के ऊपर मैं आपको मेरी हैंड रिटन नोट्स है उसके ऊपर से भी पढ़ाऊँगी, और कुछ मैंने एक्सट्रैक्ट लिया है आपकी जो NCERT है उसके ऊपर से लिया है। तो दोनों मैं आपको इसलिए बताऊँगी बिकॉज कोई कंटेंट हमारा छूटना नहीं चाहिए, राइट। क्योंकि ये 50 to 60% आपका थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है। इसके ऊपर से रेयरली चांस है कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, ठीक है। सो इट वुड ओनली थियोरी, और थियोरी के लिए क्या है भाई, मटेरियल तो ज़्यादा लगता है, राइट। आपको फॉलो ना करना ये आपके ऊपर है, लेकिन समझाना मेरी जिम्मेदारी है, कॉन्सेप्ट को समझाना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं उसके लिए कोई भी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, ठीक है। डन। तो मैं आपको बताऊँ रिजर्व्स क्या होते हैं।
आपका एक पूरे ईयर में आपने एक प्रॉफिट को अर्न कर लिया, ठीक है, पूरा ईयर आपका कंप्लीट हुआ और एक पूरा साल कंप्लीट हुआ। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 कंप्लीट हुआ, आपने कुछ प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है, कुछ प्रॉफिट अर्न किया आपने जो पीएनएल बनती है ना, ठीक है, पीएनएल बनाया आपने, इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। आप भी 11-12 करके आए हो, आपको ये सारी चीज़ें तो पता ही है कि भाई पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट स्टिल आई एम क्लैरिफाइंग दैट। यहाँ पर आप सारे के सारे क्या लिखोगे, एक्सपेंसेस लिखोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, सारे के सारे आपके जो भी इनकम्स है, दिस इज़ द इनडायरेक्ट इनकम्स, ठीक है, ये और ये सारी आपने लिख दी। यहाँ पर आपका कोई जीपी आया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, वो आपने लिख दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलता है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है आपको, नेट प्रॉफिट मिलता है, करेक्ट। अभी आपका ये नेट प्रॉफिट आ रहा है ना, ठीक है, उसमें से आप क्या करोगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको लगता है कि शायद से अगर ये मेरे बिज़नेस में आ गया है, मार्क माई वर्ड्स, शायद से ऐसा हो गया तो शायद से मेरे को इतने रुपयों की ज़रूरत पड़ सकती है, शायद से मेरे बिज़नेस की प्रॉफिट के ऊपर अगर वो चीज़ उस टाइम पर अगर इनकर हुई तो वो इफ़ेक्ट करेगी, शायद से वो क्या होगा, मेरी क्रेडिटेबिलिटी के ऊपर, मेरे फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो उस चीज़ को हम लोग को मिटिगेट करने के लिए हर साल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम लोग अलग से निकाल कर रखते हैं, ठीक है, कुछ हिस्सा हम लोग अलग से निकाल कर रखते हैं, जिसको बोलते हैं रिजर्व्स, जिसको क्या बोलते हैं, रिजर्व्स। एक एग्जांपल आपको देती हूँ, आपकी फैमिली है, ठीक है, आपकी फैमिली है, उसमें आप 3 जने हो, यू, योर मदर, योर फादर, ठीक है, अर्निंग मेंबर ओनली योर फादर। उनकी इनकम कितनी है, मान लीजिए 25,000 पर मंथ, इतना उनका अर्निंग है। अभी हुआ क्या, आपके फादर को लगता था कि मेरे को है ना ऐसा कुछ अलग रुपये अलग हर महीने की सैलरी में से रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, होगा जब वो होगा देखा जाएगा वगैरह करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी आया उसका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस करके जो भी है वगैरह, उसको 25,000 रुपीज़ के अंदर से कुछ अलग निकालने के बजाय उसको यूज़ कर दिया। अभी कुछ साल हुए, आफ्टर फ्यू ईयर्स आप बीमार हो जाते हो, गॉड परहैप्स ये सब ना हो, गॉड फॉरबिड्स, लेकिन मान लीजिए कि कोई बीमार हो गया आपके घर के अंदर, फैमिली में क्या हुआ, कोई बीमार हो गया, अभी उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट आपको यहाँ पर एक्सपेंस हो गया, मान लीजिए 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया। आपके फादर के पास कोई सेविंग अलग से ऐसा कोई रिजर्व कुछ नहीं है कि जिससे ये 1 लाख रुपए आप चुका पाओ, वो रिलेटिव के पास या फिर किसी के पास मतलब हेल्प के लिए, या तो फिर कोई अलग वे में इसको क्या करेंगे कि भाई मीट कर ले, किस तरह से भी इसको हम लोग एक्सपेंस को मीट कर ले, ऐसे ट्राई करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर हर साल इस 25,000 में से कुछ अमाउंट यहाँ पर रखी होती तो उसका अगर बल्क यहाँ पर जो बनता शायद से वो यहाँ पर यूटिलाइज हो जाता। मान लीजिए कि ये सारी चीज़ जो है ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, काल्पनिक दुनिया में जाना, ठीक है, ये सारी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। लेकिन बिज़नेस में क्या होता है दोस्तों, आपको पता नहीं होता है कि कल जाके कुछ हो जिससे शायद से आपका पूरा का पूरा बिज़नेस अफेक्ट हो सकता है, ठीक है, तो वो अनसर्टेन इवेंट है, इवेंट सर्टेन नहीं है, इट इज़ अनसर्टेन इवेंट। मेरे को पता नहीं कि क्या हो जाए,
ठीक है, इवेंट भी अनसर्टेन है एंड उससे जो कुछ भी मेरे को लॉस होगा, ठीक है, शायद से मेरे को कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट रिक्वायर हो उस टाइम पर, वो भी अननेसेसरी मेरे को बर्डन क्रिएट कर सकती है, तो वो भी क्या है, अनसर्टेन है। बोथ द थिंग्स आर अनसर्टेन। तो उसके लिए प्रॉफिट में से जो अलग निकाले जाते हैं उसको बोलता है हम लोग रिजर्व। ठीक है, इतना चीज़ आपको दिमाग में आ गया, ठीक है, इसको बोलते हैं रिजर्व। नाउ हम लोग लाइन टू लाइन चीज़ें पढ़ेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो। रिजर्व अलग रखना, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट का कुछ चीज़, कुछ पार्ट हम लोग अप्रोप्रिएट करके रखेंगे, अलग से रखेंगे, जिसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जो चीज़ें मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ, यू आर सपोज टू डू द सेम थिंग इन द सेम लाइन, राइट। टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ऐसा क्यों लिखा है दोस्तों, समझो कि अगर ये सब पैसा हम लोग ने अलग से निकाल कर नहीं रखा, आगे जाके कुछ हुआ, उसके वजह से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी डाउन हो जाएगी कि जिससे शायद से मैं मार्केट के अंदर सर्वाइव भी ना कर पाऊँ। ठीक है, तो अगर मैंने ये निकाल कर नहीं रखा होता तब ऐसा होता, लेकिन मैंने अगर निकाल के रखा है तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन पर्टिकुलर एक लेवल पर क्या है, वो एक लेवल पर सेफ़ है। सो ये क्या है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, प्रोविज़न को अभी नहीं पढ़ते हैं। रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, जैसे मैंने आपको बताया, इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट इज़ नॉट अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये चीज़ हमेशा याद रखो, वो लायबिलिटी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू 100%, यू आर नॉट लाइक, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि आपको ऐसा करना ही है, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल पोजीशन को स्टेबल रखना है, स्ट्रेंथन करना है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। और उसकी बैलेंस शीट में जगह कौन सी होती है, जो बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं, तो इसकी ये वाली साइड पर ये रखा जाता है, जो यहाँ पर कैपिटल होता है आपका, उसके नीचे होते हैं रिजर्व्स, उसके नीचे होती है आपकी लायबिलिटीज़। ठीक है, तो ये उसका प्लेस है इन द बैलेंस शीट। अभी उसके एग्जाम्पल वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करके रखो एज इम्पॉर्टेंट, एज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम्पल्स, जनरल रिजर्व्स, जनरल रिजर्व को दूसरे कौन से नाम से पहचाना जाता है दोस्तों, फ्री रिजर्व्स। कुछ चीज़ें अगर नोट में नहीं है तो कोई पर्पज़ से है, क्योंकि आप अगर फुल्ली नोट्स के ऊपर है ना रिलाई करना स्टार्ट करोगे, मतलब आप क्या पढ़ रहे हो, एक नॉवल पढ़ रहे हो, नहीं, हमको नॉवल नहीं पढ़नी है, हमको क्या उसको इंटरेक्टिव बनाना है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है। ठीक है, तो नोट्स के अंदर भी लिखने की आदत बहुत अच्छी है, लिखो। फ्री रिजर्व्स, यस, जिसको जनरल रिजर्व का दूसरा नाम बोला जाता है। कैपिटल रिजर्व, यस, अनदर एग्जाम्पल और अनदर टाइप ऑफ रिजर्व्स। ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व, राइट, दीज आर दी एग्जाम्पल्स। इसके आगे आपको दूसरे 2-4 और एग्जाम्पल मैं दूंगी कि किस तरह के रिजर्व्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रिजर्व्स मैं आपको समझाऊंगी उस टाइम पर। ठीक है, मैं अभी रिजर्व्स के ऊपर ही हूँ, ये मेरे टाइप्स ऑफ रिजर्व है यहाँ पर। ओके, अकाउंटिंग एंट्री किस तरह से होती है वो एक बार देख लेते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, शायद से ये नहीं पूछा जाएगा, मोस्टली नहीं ही पूछा जाएगा, एक बार देख लेते हैं। तो क्रिएशन ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू जनरल रिजर्व। ठीक है, ये क्या होता है हमारा रिजर्व और ये क्या है हमारा अप्रोप्रिएशन। समझा आप सबको, ग्रेट। ठीक है, आप यूटिलाइजेशन के लिए नहीं याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन यूटिलाइजेशन के लिए आप नोट्स अगर पढ़ रहे हो तो जैसे मैंने आपको बोला था, मैं जो भी ग्रीन के अंदर मार्क करूँ आप एक बारी पढ़ के जाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, अभी फटाफट से आ जाते हैं, ये वाली लाइन को देखो, रिजर्व्स आर फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस एज अ होल। ठीक है, बिजनेस के लिए होता है। अभी ये जो डिफरेंस है उसको सिर्फ और सिर्फ रिजर्व्स पार्ट को फटाफट से पढ़ते हैं।
अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट्स टू स्ट्रेंथन द बिजनेस, created out of profits, nature not a liability, purpose for strengthening the financial position, general reserve, capital reserve, फ्री रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, ये सारे उसके टाइप्स हैं। ठीक है, फटाफट से यहाँ पर आ जाते हैं। मैं एक ही बारी पढ़ूंगी इसको और आपको अच्छे से इसको नोट कर लेना है क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। Sometimes business likely or certainly has to anticipate some known or unknown future contingencies। कंटिजेंसी का मतलब होता है कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाना, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कंटिजेंसी जिसको बोला जाता है। To make this business set aside a part of the profit and other surpluses, which is called reserves. So, reserves is an appropriation of profit and not charge to it। ये चीज़ याद रखो, reserves is not equal to charge of प्रॉफिट और चार्ज ऑन प्रॉफिट। वो चार्ज नहीं है, चार्ज का मतलब क्या, कंपल्सन करना ही पड़ेगा और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिजर्व्स आर नॉट योर लायबिलिटी, इट इज़ नॉट योर चार्ज ऑन द प्रॉफिट। ठीक है, it is supposed to meet any known liability or diminution in the value of an asset. It is that part of profit that is kept aside to meet unknown liability or future emergency. It is created by debiting profit and loss appropriation account. It can be created only when there is a profit in the business. It can be created only when there is a profit in the business. ये चीज़ भी याद रखो, this is important। ठीक है, ये सारी चीज़ें important है। It is usually shown on the liability side of the business. Reserves can be categorized into general reserve, जैसे मैंने बोला उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रिजर्व्स भी बोलते हैं। कैपिटल रिजर्व का मतलब ऐसा होता है जो कैपिटल प्रॉफिट होता है आपका, उसके अंदर से आप रिजर्व अलग से निकाल कर रखते हो। आप उसको कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकते हो, जैसे कि बोनस शेयर्स को इश्यू करना, आपके फ्यूचर के जो भी कैपिटल लॉसेस होने वाले हैं जो आपको एंटिसिपेटेड है उसको मीट करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि आपने आगे जाके कोई एसेट को रिवैल्यू किया और रिवैल्यूएशन की वजह से उसकी वैल्यू डाउन हो गई, तो आपका वो जो कैपिटल लॉस होगा आप इस वाले रिजर्व के अंदर से क्या कर पाओगे, मीट कर पाओगे। ठीक है, फिर होता है सीक्रेट रिजर्व, फिर होता है रेवेन्यू रिजर्व, स्पेसिफिक पर्पस। ये एक थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर से आपको एमसीक्यू के अंदर डिविडेंड इक्वलाइजेशन 2 बारी 3 बारी पूछा गया है, तो इसके एग्जांपल्स एक बारी याद कर लेना, तो क्या है एग्ज़ाम के अंदर आ जाए तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। रिजर्व फंड एंड सिंकिंग फंड, ये 2 चीज़ें मैं आपको बता दूँ, इसके लिए मैंने फुल फ्लेज नोट्स नहीं करी है। फॉर व्हाट, फॉर दिस रिजर्व फंड एंड फॉर दिस सिंकिंग फंड। ये होता क्या है, इसके अंदर से जो भी प्रॉफिट के अंदर से हम लोग कुछ अलग से निकाल कर रखेंगे। ठीक है, आपने जो कुछ भी अलग के निकाल के रखा ना, उसको आप क्या करोगे, मार्केट में जाके इन्वेस्ट कर दोगे। शॉर्ट पीरियड के अंदर होगा तो उसको हम लोग सिंकिंग फंड बोलेंगे, और अगर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होगा तो उसको रिजर्व फंड बोलेंगे। इतना आपके लिए सफिशिएंट है, बस इतना याद रखो, एग्ज़ाम के अंदर नहीं आएगा, दिस इज़ फॉर श्योर। ये आपको सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, अभी इसके इम्पॉर्टेंट जो भी है हम लोग फटाफट से अंडरलाइन कर लेते हैं जनरल रिजर्व के। इट इज़ नॉट लीगली मैंडेटरी, ठीक है, वो लीगली मैंडेटरी नहीं है, नॉट लीगली मैंडेटरी। ठीक है, उसके बाद इट इज़ क्रिएटेड ओनली व्हेन देयर इज़ अ सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तभी आप इसको क्रिएट करोगे। ठीक है, दूसरा, इट इज़ शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये एक चीज़ हुई, ये एक चीज़ हुई, ये एक चीज़ हुई। It can be utilized for meeting future loss. Only distributable profit are reduced because of it. Okay, ठीक है।
रेवेन्यू प्रॉफिट को कम करके हम लोग बनाएंगे स्ट्रेंथन दी जनरल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। इट इज़ अ फ्री रिजर्व, जैसे मैंने आपको बोला उसका अलग नाम है एक फ्री रिजर्व, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सेफ्टी क्यूशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, डिविडेंड के लिए इजीली अवेलेबल है। आपने कंपनीज अकाउंट्स पढ़े हैं जिसमें डिविडेंड आपको पता है, व्हेन अ कंपनी वांट टू इश्यू डिविडेंड, तो उसके अंदर से डिविडेंड जो भी इश्यू करना है, फ्री रिजर्व इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फ्री रिजर्व जिसको बोलते हैं जनरल रिजर्व, दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। दे आर रिटर्न प्रॉफिट्स, रिटेन प्रॉफिट, रिटर्न प्रॉफिट, रिटेन जो हम लोग ने प्रिजर्व करके रखा है, रिटेन करके रखा है, ठीक है। देयर कैन बी नो रिजर्व्स इफ देयर आर नो प्रॉफिट्स, करेक्ट, जैसे बोला जब भी सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तभी क्रिएट करेंगे। दैट्स इट। फ्री रिजर्व्स जनरल रिजर्व में आपको इतना करना सफिशिएंट है, ठीक है। वो एक जेबी मैंने आपको समझाई, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व, ये याद रखो, और आपको जितना भी अंडरलाइन करवाया वो याद रखो, दैट्स इट। अभी आ जाते हैं कैपिटल रिजर्व के ऊपर। कैपिटल रिजर्व का सोर्स कौन सा होता है, कहाँ से हम लोग उसको क्रिएट करते हैं, ओके, आउट ऑफ प्रॉफिट विच आर कैपिटल इन नेचर, ये एक इम्पॉर्टेंट है। अभी ये कहाँ कहाँ से हम लोग लाते हैं कि भाई सोर्स कौन सा है, कैपिटल प्रॉफिट के एग्जाम्पल्स कौन से हैं, तो कैपिटल प्रॉफिट के ये सारे के सारे एग्जाम्पल है, मैंने आपको बताया था। आपने फिक्स असेट बेची तो आपको कुछ अमाउंट मिला, जो आपको मिलता है क्या, प्रॉफिट करके गया, तो उसको बोलते हैं कैपिटल नेचर प्रॉफिट, तो वो एक प्रॉफिट। डेट देन प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जो भी आपको प्रॉफिट हुआ वो, रिडम्पशन ऑन डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, ठीक है। देन प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, ओके, प्रॉफिट ऑन एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट्स विच हैव नॉट बीन अर्न इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। एक दूसरा आप लिख सकते हो रिवैल्यूएशन की वजह से जो भी आपको होता है वो भी आपके लिए क्या है, वो भी आपका सोर्स बन जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ये हो गया। नाउ दिस आर दी एग्जाम्पल्स, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी एक बार आप पढ़ लेना, ओके। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक बार पढ़ लेना। अप्रोप्रिएशन फ्रॉम प्रॉफिट्स कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ऑफ कैश डिविडेंड, वो प्रॉफिट का पार्ट जो आप इजीली डिविडेंड नहीं दे सकते, जिसके अंदर से उस वाले प्रॉफिट में से जो आप क्रिएट करते हो उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ये लाइन आपको वो बता रही है, ठीक है। जो प्रॉफिट डिविडेंड डायरेक्टली आप इसके अंदर से कैश डिविडेंड नहीं दे सकते हो, तो वो प्रॉफिट आपके लिए क्या बन जाता है, कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट के अंदर से आपको क्या जनरेट करना है, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ठीक है, ओके, ये लाइन आप किस पर्पस के लिए यूज़ करोगे वो एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। दैट्स इट फॉर द कैपिटल रिजर्व। कौन से पर्पस के लिए, जैसे मैंने आपको बोला कैपिटल लॉस जो फ्यूचर में होगा तो उसके लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। फिर होता है सीक्रेट रिजर्व, एक लाइन में आपको समझा देती हूँ, विच इज़ नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में किसी जगह पर नहीं होगा, लेकिन वो है सीक्रेट रिजर्व, इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। देन आता है रेवेन्यू रिजर्व, इज अप्रोप्रिएशन फ्रॉम द रेवेन्यू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कैश डिविडेंड, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कैश डिविडेंड के लिए आप कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हो और कौन सी नहीं, ठीक है, ये चीज़ें वो बताती है। दैट्स इट, इसके अंदर रेवेन्यू रिजर्व के अंदर इतना बहुत है। स्पेसिफिक रिजर्व, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व इज़ क्रिएटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, एक पर्पज़ लेंगे कि भाई ये ऐसा हुआ फ्यूचर में, उसके लिए हो ना हो पता नहीं, लेकिन उसके लिए आज मैं रिजर्व क्रिएट करके रख रही हूँ, ठीक है।
और जिस पर्पस के लिए आपने उसको क्रिएट किया उसी पर्पस के लिए वो यूज़ हो सकता है, उसके अलावा नहीं। अभी यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, अगर आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया कि नहीं किया, आपको ये रिज़र्व तो क्रिएट करना ही करना है। इसके ये क्या स्पेसिफिक रिज़र्व के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो प्रोविज़न के जैसे हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसको रिज़र्व ही बोला जाता है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ चार्ज, इट इज़ नॉट अ चार्ज बट इज़ व्हाट, अप्रोप्रिएशन ओनली, राइट। डेबिट साइड पर होता है, ओके। ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्लांट रिप्लेसमेंट रिजर्व, रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो किया जाता है वो बोलते हैं इसको। ये आप लिख कर कुछ भी करके याद रखिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। स्पेसिफिक पर्पस, यूटिलाइजेशन, whether profit or not, it must be created, necessary to create in order to ascertain the correct profit। डेबिट साइड पर लिखा जाता है नेट प्रॉफिट आर रिड्यूस्ड, ओके ठीक है। इट इज़ नॉट इमीडिएटली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, रिजर्व क्रिएटेड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। दैट्स इट, इतना इम्पोर्टेंट है, आप इतना याद कर लो चल जाएगा। अभी कुछ यहाँ पर इस मटेरियल के ऊपर से मैंने कुछ MCQs लिए हैं, तो हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। आउट ऑफ फॉलोइंग, नहीं हम लोग एक बार प्रोविज़न पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये यहाँ पर आते हैं, तो क्या होगा आपको प्रोविज़न वाला मामला भी फिट हो जाएगा। यस, अभी प्रोविज़न किसको बोला जाता है मेरे को पता है। मेरे बिज़नेस के अंदर, मेरे धंधे के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिसको मैंने क्रेडिट पर माल तो दे दिया, लेकिन शायद से वो लोग आगे जाके मेरे को पैसा नहीं देंगे तो शायद से मेरे को कमती देंगे, जितना बन रहा है उतना भी निकाल नहीं पाऊँगी उसके अंदर से। तो क्या होगा यहाँ पर, मेरे को पता है कि फ्यूचर में मेरे को इतना लॉस होने वाला है फॉर सर्टेन इवेंट, सर्टेन लॉस इवेंट मेरे दिमाग में है कि इतना तो होगा ही होगा। तो क्यों ना उसका आज ही से मैं अपने प्रॉफिट के अंदर से कुछ हिस्सा ऐसा कंपलसरी तौर पर निकाल दूं कि जिससे क्या होगा, मेरे को आगे जाके इतना बर्डन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्या उसके लिए प्रोविज़न करके रखा है, उसके लिए मैंने अनामत करके रखा है, राइट। सो दिस इज़ नथिंग बट व्हाट, नॉन लायबिलिटी और लॉसेस, नॉन लायबिलिटी एंड लॉसेस जिसका अमाउंट सर्टेन नहीं है, लेकिन इसका बनना, उसका हैपनिंग वो क्या है, नोन है, सर्टेन है। नॉन लायबिलिटीज एंड लॉसेस, ठीक है। इट इज़ द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस के अंदर ये करना इम्पॉर्टेंट लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड के ऊपर दिखाया जाएगा, ठीक है। अभी उसके प्रोविजंस के एग्जांपल्स लिख लेते हैं। डाउटफुल डेट्स के ऊपर आपको कुछ है, गालखात जिन्हें आपने कहता था ना, गालखात, ठीक है। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन के अंदर मान लीजिए कि आज टैक्सेशन रेट कुछ है, आगे जाके कुछ टैक्सेशन मेरे एडवर्ड्स में आ गया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर उसके लिए एक प्रोविज़न क्रिएट करना पड़ेगा। दिस ऑल काइंड ऑफ अ सेफ गार्डिंग इमेज बनाने के लिए ये सब किया जाता है, एंड दे आर मैंडेटरी, राइट। ओके, सेट असाइड फॉर अ स्पेसिफिक लायबिलिटी और लॉस, प्रॉफिट में से ही निकाला जाता है। सेम वे लायबिलिटी है ये हमारे लिए। इसका एक चीज़ यहाँ पर लिख के रखो, ये क्या है आपके लिए, नॉन लायबिलिटी है, बट द अमाउंट इज़ नॉट नोन। अमाउंट क्या होगी ये नहीं पता, लेकिन ये इवेंट हैपन होगा फ्यूचर में, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। उसके लिए बनाया जाता है प्रोविज़न। इवेंट भी क्या है, इवेंट की श्योरिटी है लेकिन अमाउंट की श्योरिटी नहीं है, ठीक है।
प्रोविज़न के लिए यहाँ पर जेवी बताई गई है, पीएनएल टू प्रोविज़न, पीएनएल टू प्रोविज़न, ठीक है। और जब भी उसको उल्टाना होगा तो प्रोविज़न टू डेटर्स करके। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इतना एम्फेसिस नहीं करते उसके ऊपर। आपको एक डेटर्स वाला पूरा एक कॉन्सेप्ट समझा दूंगी, बैड डेट्स वाला, तो आपको ये जेवी भी मैं अच्छे से समझा दूंगी वापस से इसी टॉपिक के बाद, फ़ौरन बाद, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ प्रोविज़न, प्रोविज़न कौन सा नहीं है, प्रोविज़न नॉट अ प्रोविज़न मतलब क्या होगा, इट इज़ रिजर्व। इसमें से रिजर्व ढूंढना है आपको। प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन नहीं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन यस, अभी हम लोग ने पढ़ा, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स नहीं, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स नहीं, सो आंसर वुड बी डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। आउट ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ रिजर्व, हेंस इट इज़ व्हाट, प्रोविज़न, ठीक है। रिजर्व फॉर एक्सपांसन, रिजर्व फॉर एक्सपांसन, सो ये नहीं क्योंकि ये रिजर्व है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्योंकि ये नहीं। सीक्रेट रिजर्व हम लोग ने पूरे टाइप्स देखे हैं। प्रोविज़न फॉर बैड डाउटफुल, ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोविज़न। रिजर्व विच इज़ क्रिएटेड नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस फॉर परमिटिंग द फ्यूचर कंटिजेंसी, हम लोग ने जस्ट अभी पढ़ा, हमारे लिए रिजर्व का कोई भी स्पेसिफिक पर्पस तय नहीं है, फिर भी हम लोग निकाल रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग जनरल रिजर्व, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग नेम रिजर्व विच कैन बी यूटिलाइज फॉर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, विच कैन बी यूटिलाइज फॉर द बोनस शेयर्स। पता नहीं ये चीज़ आई कि नहीं आई यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर, कैपिटल रिजर्व की यूटिलाइजेशंस, आई थिंक ये पार्ट यहाँ पर रह गया। आपको बता दूँ कि कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज फॉर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा आएगा बोनस शेयर। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप आंखें बंद करके उसके आंसर क्या देख सकते हो, कैपिटल रिजर्व। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द आइटम विच इज क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे हम लोग ने देखा पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर से क्या बनता है, जनरल रिजर्व बनता है, जो हम लोग ने आपको जेबी के अंदर भी बताया था, ठीक है। ये तो प्रोविज़न है, प्रोविज़न है, प्रोविज़न है। प्रोविज़न के लिए हम दोनों डायरेक्टली चार्ज लगाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर, क्या लगाया था, चार्ज लगाया था। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज का मतलब होता है यहाँ पर ही आप प्रोविज़न मतलब पीएनएल के अंदर ही यहाँ पर प्रोविज़न दिखाओगे और फिर आपका क्या होगा, यहाँ पर नेट प्रॉफिट आएगा। जबकि रिजर्व बनाने के टाइम पर एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनता है, यहाँ पर ये प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, आप इसमें से क्या करोगे, रिजर्व क्रिएट करोगे और जो भी बैलेंस होगा ये आपका कहाँ पर जाएगा, कैपिटल के अंदर जाएगा, ठीक है। ये पूरी सिस्टम होती है, ओके। इन दैट वे मैंने आपके रिजर्व्स एंड प्रोविज़न्स को ख़त्म कर दिया है। फटाफट से उसके क्वेश्चन जो भी हैं देख लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर हम लोग रेशियो के ऊपर स्किप करेंगे। मज़ा आ रहा है दोस्तों, होना ही चाहिए। हम लोग मज़े ले लेकर आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको मज़ा आना ही चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अच्छा, इसको इरेज करना पड़ेगा, यस। जनरल रिजर्व इज ऑल्सो नोन एज, अरे बाप रे, ये हम लोग ने 2-3 बारी मैंने पढ़ाया आपको, उसको फ्री रिजर्व्स भी बोलते हैं। आंखें बंद करके अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए आपके एग्ज़ाम के अंदर तो क्या ही कहना, आप आधे घंटे से पहले ही एग्ज़ाम पेपर देकर बाहर निकल जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, शांति से लिखना है, मजाक कर रही हूँ। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ OMG, ये भी हम लोग ने अभी देखा। स्पेसिफिक रिजर्व याद है ना आपको, स्पेसिफिक रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है, ग्रेट। अभी हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, रिसर्च द डिफरेंस बिटवीन द प्रोविज़न एंड रिजर्व। प्रोविज़न इज ऑप्शनल, प्रोविज़न इज ऑप्शनल नहीं, प्रोविज़न कंपल्सन था, प्रोविज़न ऑब्लिगेशन था, इट इज़ अवर लायबिलिटी, तो वो ऑप्शनल नहीं है। तो यहीं पर मैं आगे पढ़ूंगी नहीं इसको,
प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, यस यहाँ तक सही लग रहा है। रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये एकदम करेक्ट लाइन है, आगे भी पढ़ लेंगे। फॉर द फॉर्मेलिटी, थियोरी के अंदर कभी भी आंखें बंद करके कुछ भी मत लिख कर आना, ठीक है। सारे एग्जाम्पल सारे के सारे ऑप्शंस को शांति से पढ़ना। बोथ आर क्रिएटेड फॉर द सेम पर्पस, बिल्कुल नहीं। रिजर्व इज क्रिएटेड बिफोर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एंड प्रोविजन इज क्रिएटेड आफ्टर, बिल्कुल रॉन्ग बोला। अभी मैंने आपको बताया प्रॉफिट तय करने के टाइम पर प्रोविज़न पहले क्रिएट होता है, प्रॉफिट डिटरमाइन हो गया, उसके बाद अप्रोप्रिएशन में रिजर्व क्रिएट होता है, ठीक है। रिजर्व्स दैट आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, जिसका डिविडेंड को इशू करने के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको कौन सा बोलते हैं हम लोग? कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि मैं आपको बैड डेट्स अच्छे से वापस से पढ़ाऊँगी, उसका थोड़ा बहुत जेवी को पास करके दिखाऊंगी, तो वो एक फटाफट से बता देती हूँ, तो क्या है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स के लिए जेवी पूछी गई है यहाँ पर, जेवी फॉर प्रोविज़न, याद रखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा डेबिट टू, हमेशा याद रखना कि प्रोविज़न फॉर XYZ, जो भी आपका प्रोविज़न है वो सारे के सारे प्रोविज़न यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। प्रोविज़न फॉर दिस, प्रोविज़न फॉर PQR, जो भी है प्रोविज़न फॉर, यहाँ पर XYZ की जगह पर होता है बैड डेट्स मान लो, उसके बाद होता है प्रोविज़न फॉर प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन, ये भी होता है। प्रोविज़न फॉर आपका मान लीजिए कोई लॉस हमारा एंटिसिपेटेड है, कोई क्लेम है, कोई किसी ने हमको स्यू किया है और मेरे को पता है कि अब मेरा अगेंस्ट में आ गया तो मेरे को इतना अमाउंट देना पड़ेगा, हो सकता है, तो यहाँ पर पेंडिंग क्लेम्स में लिख देती हूँ। तो ये सारे के सारे बनाएंगे हम लोग PNL को डेबिट करने के बाद। वैसे ही मेरे जैसे मैंने आपको बोला बैड डेट्स के लिए भी सेम वे होता है, तो अभी मैं आपको एग्जांपल उसका देती हूँ। मेरे को मान लीजिए मुकेश जी से, मुकेश मेरा डेटर है, उसके पास से मेरे को लेने हैं कितने? 50,000 रुपये, ठीक है। और वो 50,000 देने से मेरे को इनकार करेगा ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एक एस्टिमेट निकालूंगी, अकाउंटिंग एस्टिमेट, जिसके हिसाब से मेरे को लग रहा है मेरे को 10% बैड डेट्स के लिए क्या करना है, प्रोविज़न कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अभी प्रोविज़न क्रिएट करेंगे। तो क्या करेंगे उसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड और डाउटफुल डेट्स, उसके लिए करेंगे। अभी 5,000 का 10%, अरे 50,000 का 10% होता है 5,000, 5,000 से मैं इसको क्या करूँगी, जे में पास कर दूँगी। करेक्ट एवरीवन, ग्रेट। ये हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। ये हम लोग को देखना था क्या आंसर आ रहा है भाई इसका, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, PNL अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, ठीक है। ये हमारा होगा आंसर। इसकी जेवी पूछी गई थी हमको, तो वो हम लोग ने डाल दी है, ठीक है। अभी debtors of a business are 80,000. The business creates a provision for bad and doubtful debts for 5%. What is the amount of provision for bad doubts and net value of debtors shown in balance sheet? ठीक है,
यहाँ पर ऐसा क्यों बोला है कि नेट अमाउंट क्या होगी? मैं आपको बताऊं, जब भी बैलेंस शीट के अंदर आप डेटर्स को दिखाओगे तो डेटर्स कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखते हैं। ये है मेरी लायबिलिटी साइड और ये मेरी असेट साइड, ये है मेरी बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पर जब मेरे करंट असेट्स के अंदर मैं यहाँ पर डेटर्स दिखाऊंगी ना, तो क्या होना है पता है? यहाँ पर जो अमाउंट होगी हमारे डेटर्स की, वो यहाँ पर माइनस करेंगे प्रोविज़न फॉर बैड और डाउटफुल डेट्स। ठीक है, ये अमाउंट होगी यहाँ पर माइनस, फिर जो नेट अमाउंट निकल कर आएगी, इट इज़ माई नेट डेटर्स। तो आपको बस यही अमाउंट और ये अमाउंट, दो अमाउंट पूछी जाती है एमसीक्यू के अंदर, राइट। तो वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं किस तरह से आती है वो। 80,000 का 5% हमारा कितना रहता है? इट इज़ 4,000 रुपीज़। ठीक है, तो प्रोविज़न हमारा 4,000 होगा, वो तय है। तो इसमें से ये दो ऑप्शन मेरे हैं ना, जो प्रोविज़न 4,000 बता रहे हैं, और नेट डेटर्स हमारे कितने आएंगे? 80,000 माइनस 4,000 बिकम 76,000। तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, ए, राइट, नेट डेटर्स। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिविडेंड इक्वलाइजेशन, स्पेसिफिक रेवेन्यू रिजर्व, ऑलरेडी हमको पता है। इस सेम हम लोग ने जो क्वेश्चन किया वही वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कर देते हैं डन। ये भी डन। ओके, ये है रेशियो के ऊपर। ओके, ये पार्टनरशिप डन। तो आपको इसमें से इतना ही पूछा गया था, राइट। अभी हम लोग फटाफट से कर लेते हैं रेशियो एनालिसिस एक बारी अच्छे से। ठीक है, इसका मैं आपको वेटेज मान के चलूँ, सो वेटेज मेरे को जितना लग रहा है, ये 2 मार्क्स इसमें से आ सकते हैं आपको, 2 मार्क्स। थियोरी पोर्शन, थियोरी का शायद से एक और एक न्यूमेरिकल हो सकता है। ठीक है, तो इसको फटाफट से पढ़ते हैं हम लोग। रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पीएनएल बैलेंस शीट जो बनती है, पीएनएल बैलेंस शीट जो बनती है उसको एनालिसिस करेंगे, उसकी अमाउंट्स को एनालिसिस करेंगे बाय एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप्स बिटवीन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट हेल्प्स इन evaluating the financial position, performance, solvency of a business। solvency का मतलब होता है आपकी क्रेडिटेबिलिटी, आपकी सक्षमता, आपके जो भी लायबिलिटीज़ है उसको पे आउट करने की सक्षमता, आपकी लिक्विडिटी, आपकी कैपेसिटी टू रन दी बिजनेस, उसको बोलते हैं सॉल्वेंसी। ऑब्जेक्टिव्स एक बारी पढ़ लेना, मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ऐसे एक आधे एमसीक्यू उसके ऊपर से बन सकता है। ठीक है, अभी मैं जंप कर लेती हूँ डायरेक्टली रेशियोज़ के ऊपर, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊँ इम्पॉर्टेंट रेशियोज़ कौन से हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जो कुछ भी मैं सर्कल मार्क कर रही हूँ विथ द मल्टी पेन, वो आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये करंट रेशियो इम्पॉर्टेंट है। ये डेट टू इक्विटी एक बारी ये हो सकता है, ये डेट रेशियो एक बारी आ सकता है। डेटर टर्नओवर, यस, दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये भी इम्पॉर्टेंट है।
ये वेरी मच इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। देखो जितने इम्पॉर्टेंट है ना, मैं आपको एक अच्छे से पढ़ा दे रही हूँ, और जितने इम्पॉर्टेंट मेरे को नहीं लगता है मैं आपको रीडिंग के लिए छोड़ रही हूँ। आप खुद से उसको रीड कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरे को और इसके अंदर पढ़ना है कुछ, सो आई एम हियर, यू कैन टेल मी, मुझके ऊपर एक और वीडियो बना दूँगी, ठीक है। लेकिन ड्यू टू दी कंसिडरिंग दी लाइक स्कैसिटी ऑफ टाइम आई एम डूइंग दिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैं आपको पहले पढ़ा रही हूँ। करंट रेशियो क्या मतलब? करंट हम लोग ने कौन से डायमेंशन के अंदर पढ़ा है फॉर द काउंट्स, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज़, या आपको याद आ रहा है ना, ठीक है। तो यही दो चीज़ें लेकर हम लोग को बनाना है ये वाला रेशियो, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। करंट असेट्स current assets divided by current liability, so this is important part, current assets divided by current liabilities। इससे क्या मिलेगा आपको? एबिलिटी टू मीट द शॉर्ट टर्म, करंट मतलब शॉर्ट टर्म, ये हम लोग को पता है, एंड ऑब्लिगेशन। क्यों? क्योंकि जितने मेरे करंट असेट्स है क्या वो सफिशिएंट है मेरी करंट लायबिलिटीज़ को मीट करने के लिए, ये चीज़ें यहाँ पर डिनोट हो रही है, करेक्ट। आइडियल, ये इतना याद नहीं रखोगे तो चलेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक आपको इंटरप्रिटेशन MCQ के अंदर आएंगे, बट वंस आपको मैं ग्रीन के अंदर इसको हाईलाइट करके दे रही हूँ, एक बार ही पढ़ लेना इसको, ठीक है। देन हमारा है सॉल्वेंसी रेशियो। तो ये रेशियो क्या इंडिकेट करता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एंड द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस, ठीक है। लॉन्ग टर्म पीरियड पर आपके असेट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को पे आउट करने के लिए कितने सक्षम है वो सॉल्वेंसी आपको बताएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो, यहाँ पर क्या करना है आपको? टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये है ना कंपनी लेवल पर ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं रेशियो एनालिसिस के अंदर। आपको 12th स्टैंडर्ड के अंदर, CBSE के अंदर हाई लेवल के ऊपर ये चीज़ पूछी जाती है कि भाई कंपनीज अकाउंट्स के अंदर से आप रेशियो एनालिसिस करके अच्छे से निकालो। वेटेज कम होता है फॉर द 12th GSB के अंदर, लेकिन यस इम्पॉर्टेंट है तो एक बार ही पढ़ लेते हैं। टोटल डेट, सॉरी, यस, टोटल डेट मतलब कि आपकी टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। ये आपको क्या बताएगा? पोर्शन ऑफ ऑनर्स फंड एंड प्रपोर्शन ऑफ ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स, ठीक है। ये क्या रहता है? ये आपको बैलेंस शीट बताऊँ मैं आपको, ये बैलेंस शीट रहती है ना आपकी, ये जो बैलेंस शीट है, इस वाली बैलेंस शीट के अंदर आपकी ये होती है कैपिटल, यार ये होती है आपकी क्या? कैपिटल। यहाँ पर होती है आपकी लायबिलिटी। तो ये सारी के सारी लायबिलिटी, वो हो करंट, नॉन करंट, कुछ भी हो, आप सबका टोटल कर दो। और फिर यहाँ पर आपकी जो कैपिटल है शेयर होल्डर्स फंड, मतलब इस लायबिलिटी को अगर आप शेयर होल्डर्स के फंड से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि फंड कितना है, उसके प्रोपोर्शन में लायबिलिटी कितनी है, राइट। डेट रेशियो, नेक्स्ट वाला रेशियो फटाफट से देख लेते हैं। टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। इसमें क्या करोगे आप? टोटल डेट, जैसे मैंने बोला लायबिलिटी कितनी है आपकी, और टोटल असेट सेट जितनी भी है ले लो, असेट डिवाइडेड बाय आप कर, सॉरी डेट डिवाइडेड बाय असेट कर दो, और आपको मिलेगा क्या?
indicates the extent of assets financed by the debt, meaning thereby assets का proportion वो वाला कितना है जो आपने debt से उसको उठाकर इतनी asset बनाई है, ये चीज़ आपको यहाँ पर debt ratio से पता चलेगी, ठीक है। फिर होता है ये डेटर टर्नओवर रेशियो, आपकी बिजनेस एफिशिएंसी, क्रेडिट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। यहाँ पर मैं लिख दूँ क्रेडिट पॉलिसी, एफिशिएंसी, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ आपको, दिख नहीं रहा है ना, क्रेडिट पॉलिसी, एफिशिएंसी इन कलेक्टिंग द रिसीवेबल्स, ये आपको बताता है। क्या करना है आपको, फार्मूला के लिए क्या करना है, नेट क्रेडिट सेल्स निकालना है। क्या निकालना है, क्रेडिट सेल्स आपका नेट कितना है, मतलब कि टोटल सेल्स जो आपने किया वो माइनस परचेजेस, तो आपको क्रेडिट सेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको एवरेज डेटर्स निकालना है, ओपनिंग इतना था, क्लोजिंग इतना है, और इन दोनों को डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज मिलेगा। तो ये एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो आपको एवरेज डेटर्स मिल जाएगा। नेट क्रेडिट सेल्स किस तरह से मिलेगा, सेल्स माइनस रिटर्न्स, तो आपको मिल जाएगा नेट, और वो क्रेडिट के ऊपर। तो सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, तो आपको क्या देगा, ये डेट टर्नओवर रेशियो। हायर द बेटर, जितना अच्छा हायर होगा उतना बेटर रहेगा। टोटल असेट टर्नओवर मतलब नेट सेल्स ऊपर रखोगे, नेट सेल्स मतलब अगेन सेल्स माइनस रिटर्न्स, ठीक है, रिटर्न्स ऑन सेल्स, बराबर, ये एक चीज़। और आपका होगा टोटल असेट्स, टोटल असेट्स मतलब पूरी साइड जो भी असेट की आपको निकाल कर यहाँ पर रख देनी है, दैट्स इट। और ये आपका हो जाएगा डन। उसके बाद आता है जीपी रेशियो, एनपी रेशियो। जीपी रेशियो एंड एनपी रेशियो हमेशा याद रखिए सेल्स के ऊपर निकाला जाता है, और वो भी नेट सेल्स के ऊपर। जो भी रिटर्न्स दिए हैं आपको उसके अंदर से माइनस करने हैं, तो आपका मिल जाएगा ये सेल्स माइनस रिटर्न्स, तो आपको मिल जाएगा नेट सेल्स। ऊपर आपको जीबी ग्रॉस प्रॉफिट बताना है, जो ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है ना, वो जो ट्रेडिंग अकाउंट से, वो आपको यहाँ पर लिखना है डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, दैट्स इट। और आपका जीपी रेशियो हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, आपको परसेंटेज फॉर्म के अंदर मिल जाएगा कि आपने कितने परसेंटेज जीपी ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया है फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है। एनपी के अंदर क्या करोगे, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपको मिल गया आपका नेट प्रॉफिट, जो आप पीएनएल के ऊपर से निकालोगे, करेक्ट। पीएनएल के अंदर जो आपका लास्ट में प्रॉफिट रहता है वो प्रॉफिट रखिए, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए, एंड बिंगो यू आर गेटिंग योर नेट प्रॉफिट रेशियो। फिर आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपये मैंने इन्वेस्टमेंट किया धंधे के अंदर और मेरे को 20 रुपये मिला, तो वो नेट प्रॉफिट जो भी होगा आपका पीएनएल के ऊपर से वो आप यहाँ पर ले आइए, इन्वेस्टमेंट आप बैलेंस शीट के अंदर से ले आइए, और ये दोनों चीज़ें यहाँ पर पुट करके मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए, और आपको मिल जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका रिटर्न कितना है। ओके एवरीवन, ग्रेट। दूसरे बुक वैल्यू पर शेयर, ये कंपनीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, सीबीएसई वालों बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा कि ये उन्होंने अच्छे से किया रहता है, उनके सिलेबस में ज़्यादा एम्फेसिस करके दिखाते हैं रादर देन दिस जीएसईबी। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, आपकी टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस करो तो आपको नेटवर्थ मिलती है, ठीक है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करोगे तो आपको मिलेगा बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है। तो ये है हमारे रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के ऊपर से क्वेश्चंस बहुत ही कम है हमारे बुकलेट के अंदर, लेकिन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्या है, हमारा वो पोर्शन बिल्कुल हो जाएगा ख़त्म। तो फिर हमारा सिर्फ बाकी रहेगा एक पार्टनरशिप, और कंपनीज़ के अंदर से मेरे को एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कम है कि कुछ आएगा, लेकिन जो भी कंटेंट है शायद से वो आपको मटेरियल के तौर पर मैं दूंगी, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, और फिर हम लोग उसके अंदर शायद से नेक्स्ट सेशन एक आध सेशन मेरे को लगेगा, एंड आई वुड कंक्लूड दी होल अकाउंट्स। ओके, विच रेशियो इज़ यूज्ड टू इवैल्यूएट द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ अ फर्म।
अभी मैंने आपको क्रेडिट पॉलिसी करके बताया था, तो हमारा आंसर था डेटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी के लिए ज़रा भी कंफ्यूज मत होना। करंट रेशियो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था? करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कर रहे थे हम लोग टू चेक वेदर द करंट असेट्स आर सफिशिएंट टू मीट द करंट लायबिलिटीज, राइट। उसके बाद हमारा था डेट इक्विटी रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ये सारे के सारे हमारे काम के नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है हमारा आंसर। ओके, फिर ये तो पार्टनरशिप के ऊपर है, एक रेशियो के ऊपर था, कुछ नहीं यहाँ पर नहीं है। यस, जीपी रेशियो के ऊपर से है। जीपी रेशियो इंडिकेट्स व्हाट? कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं, अभी आपको बताया मैंने, वो आपके क्या बोलता है, ट्रेडिंग अकाउंट में से जो भी प्रॉफिट निकल कर आता है वो सेल्स के कितने परसेंटेज है, मतलब सेल्स के ऊपर आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया वो दिखा रहा है। ठीक है, लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? आपके पास हाथ में जो पैसा है क्या वो सफिशिएंट है कि नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब आपके हाथ पे पैसा होना टू मीट योर ऑन गोइंग एक्सपेंसेस एंड ऑन गोइंग लायबिलिटीज़। ठीक है, डेट लेवल बिल्कुल नहीं। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन प्राइसिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि मेरे पास ऐसा हुआ कि जीपी रेशियो मेरा बहुत कम आया, तो मेरे को एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई अभी मेरे को प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर कुछ चेंज करना है, या तो फिर प्राइस एज इट इज़ रखनी है लेकिन मेरे बंदों को मेरे को एफिशिएंटली उनके पास से काम लेना है, या फिर मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है मेरे को वो एफिशिएंट बना है जिससे मेरा जीपी रेशियो बढ़ सके। ठीक है, तो ये होगा उसका आंसर, राइट। तो ये हो गया ख़त्म। कोई और क्वेश्चन मेरे को दिख नहीं रहा है इसके अंदर से। तो अभी मेरे कितने क्वेश्चंस आपके बुकलेट के ऊपर से बाकी है वो मैं काउंट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 ही क्वेश्चन अभी सिर्फ हमारे बाकी है जो पार्टनरशिप के ऊपर है। ठीक है, कंपनी के ऊपर से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है हमारे पूरी बुकलेट के अंदर, तो वो जो टॉपिक है उसको टच कर लेंगे। और उसके अलावा जो मटेरियल है कंपनीज़ के अकाउंट्स के रिलेटेड, कंपनी अकाउंट्स बहुत बड़ा स्कोप है। शायद से मैं उसके सेशन लेने जाऊं तो मेरे को 5 दिन सिर्फ कंपनीज अकाउंट को पढ़ाने में लगेंगे, बट हम लोग जो टॉपिक यहाँ पर उसको टच करके हम लोग पूरा उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे एंड दैट्स इट, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम्स। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। और जैसे मैंने बोला टेस्ट के लिए गूगल फॉर्म की लिंक आ जाएगी, उसको भरना है आपको। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। कुछ भी हो आप रब्ता करो, डीएम करो मुझको, मुनीर सर को, मुबिन सर को। वी आर हियर फॉर यू। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द फैम अकेडमी। गुड बाय।